अभी अगली बात हम थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में करेंगे। थ्योरीज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट आए होंगे, इन्होंने अपनी इंडिविजुअली क्या क्या थ्योरीज प्रस्तुत की होंगी, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेमार्क नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने अपनी थ्योरी को बोल दिया कि ये लेमार्किज्म की थ्योरी है, या लेमार्किज्म नाम से वो उस टाइम में पॉपुलर हो गई। डार्विन आया, उसकी थ्योरी को अपन बोल देते हैं ये डार्विनिज्म की थ्योरी है। फिर एक म्यूटेशन थ्योरी आती है। इसके अलावा एक आती है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो जिसको कि अपन सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन चारों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लेमार्किज्म के बारे में। तो लेमार्क की एक थ्योरी उस टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जब इवोल्यूशन की बातें चल रही थी। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये है लेमार्क की थ्योरी। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अभी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर होता क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क। ये लेमार्क का पूरा नाम है जीन बेप्टिस्ट बेप्टिस्ट डी लेमार्क। ओके। अब इसकी थ्योरी क्या थी? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब वंशानुगति हो रही है एक्वायर्ड कैरेक्टर की, जो अपने चाहने वाले कैरेक्टर है। मान लो उसने एग्जांपल दिया था उस टाइम में कि ये एक जिराफ है, ठीक है। अब ये जिराफ की गर्दन पहले तो छोटी थी। क्यों छोटी थी? क्योंकि ये जो घास फूस है लैंड पे, वो खाने लग गया था। बट एक टाइम ऐसा आया जब ये घास फूस की अपने पास कमी होने लग गई, तो उसे क्या करना पड़ा? बड़े पेड़ों की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। अब पेड़ों की हाइट ज्यादा थी तो इसका ओवर द टाइम क्या हुआ? गर्दन की साइज बढ़ गई, और इसने पेड़ों पे फीड करना चालू कर दिया जब ग्राउंड पे घास कम हो गया। ठीक है। तो अब जिराफ चाहता था कि वो पेड़ों पे फीड कर पाए, इसलिए ओवर द टाइम ड्यूरिंग द इवोल्यूशन उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ गई। ये इसने बात बताई थी, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेमार्किज्म, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। हो सकता है आपसे डायरेक्ट यही पूछ ले कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर किसने दिया था, या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की फर्स्ट थ्योरी किसने प्रपोज की थी, या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज इनमें से कौन सी है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? बेसिकली लेमार्क ने क्या बोला कि हो सकता है इंटरनल वाइटल फोर्स हो। इंटरनल वाइटल फोर्स क्या बोल रहा है? सम इंटरनल फोर्सेस आर प्रेजेंट ऑन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अपने अंदर जैसे कुछ करने की क्षमता, जैसे जिराफ चाह रहा है कि यार मेरे को खाना नहीं मिल रहा बाहर, मतलब ग्राउंड पे खाना नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को अब पेड़ों की तरफ जाना ही पड़ेगा। ही हैव नो अनदर ऑप्शन। ओके। तो इस उसके भी मन के अंदर यही था, अंदर से यही आया कि उसकी अंदर से ये फोर्स आया, इंटरनल वाइटल फोर्स आया। ठीक है। वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से सरवाइव करना चाहता है। एक बार का सरवाइव कर गया तो रिप्रोड्यूस करना चाहता है। एक बार का जब उसमें रिप्रोडक्शन हो गया, तो वो अपनी प्रोजेनी को बहुत अच्छे से पालना चाहता है। ठीक है। इन सब के पीछे का कहानी क्या है कि वो अपने स्पेशीज को इनडायरेक्टली आगे बढ़ाना चाह रहा है। Due to the presence of these forces, organisms have the tendency to increase the size of their organs or entire body. इसी टेंडेंसी के कारण ऑर्गन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को या फिर पूरी बॉडी की साइज को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका कंसेप्ट है इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड न्यू नीड। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर इतने मेजर चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर एनवायरनमेंट का भी बिल्कुल फर्क पड़ा होगा। जैसे कि मैंने आपको जिराफ के बारे में बताया, तो बाहर ग्राउंड पे कर दे फूड कम हो गया, ठीक है। तो वो दूसरे फूड सोर्स की तलाश में चला गया। ठीक है। इस टाइप से इंटरनल सॉरी जो अपनी एनवायरमेंटल सिचुएशंस है, वो भी किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑल टाइप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। चेंजिंग एनवायरनमेंट गिव राइज टू न्यू नीड्स। जैसे जैसे आप कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इसके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज होएगा, तो उस एनवायरनमेंट में इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे नए नए कैरेक्टर डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है। न्यू नीड ऑफ डिजायर प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस इन द हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जिस हिसाब से उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से वो अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर नए स्ट्रक्चर्स डेवलप करेगा, अपनी हैबिट्स को चेंज करेगा, अपने रहने की जगह को चेंज करेगा।
ठीक है। अब एक आती है यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन। इसकी वजह से लेमार्क को थोड़ी कंट्रोवर्सी भी देखनी पड़ी थी। यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन क्या बोल रहा है, इफ ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज इट वुड बी बेटर डेवलप, वेर एज डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन रिजल्ट इट्स डीजनरेशन। अब ये लेमार्क ने जिराफ के बिहाफ पे बता दिया कि भाई अपन जिस ऑर्गन को ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे कि जिराफ खाना खाने के लिए अपनी गर्दन को बार बार पेड़ के ऊपर ही ऊपर रख रहा है, तो ओवर द टाइम उसका एलोंगेशन हो गया। और जिस ऑर्गन का अपन यूज नहीं कर रहे हैं, वो ओवर द टाइम डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए तो लेमार्क ने खुद ने भी अच्छे खासे एग्जाम्पल बता दी। और एक और, जैसे कि अपन जितना तुम लोग दिमाग का ज्यादा यूज करोगे ओवर द टाइम वो उतना ही ज्यादा इवोल्व होएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर ये जो अपने फोल्ड्स होते हैं वो जितने ज्यादा डेवलप होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा अपनी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होएगी। ये बात भी सही है, दिमाग को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अ, इसको गलत साबित करने के लिए भी कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी कि भाई अपने अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, ओवर द टाइम वो कुछ भी काम नहीं आ रहे, लेकिन वो उनको तो आज तक काम ही नहीं आ रहा है, तो अपने अंदर अभी तक वो पड़े क्यों हैं? उनको खत्म हो जाना था। ठीक है। लेकिन वो नहीं हो पाए। अब एक और अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर डेवलप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण एक नया, सॉरी, न्यू कैरेक्टर डेवलप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण कोई नया कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, न्यू नीड्स, यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन। ठीक है। तो यही बात मैंने आपको ये पहले भी बताई है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ेगा और नई नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट होएगा या डिजनरेशन होगा। ठीक है। सॉरी। दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। अब ये एक्वायर्ड कैरेक्टर एक बार जो कोई कैरेक्टर एक्वायर कर लिया इसने, तो इनहेरिटेबल होएगा। इनहेरिटेबल का मतलब क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकेगा by continuous inheritance through many generation. These acquired character tend to make new generation quite different from ancestor, resulting in the formation of new species. अब एग्जाम्पल क्या क्या है जो कि लेमार्किज्म की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जिराफ के बारे में बताया था, लॉन्ग नेक एंड हाई लिम्ब ऑफ जिराफ। अब जब जिराफ उस पे फीड कर रहा था तो उसकी जैसे जैसे लंबी गर्दन होती गई, ठीक है, वैसे वैसे उसके फोर लिम्स तो लंबे हो गए और हिंड लिम्ब थोड़े लंबे नहीं हुए। ठीक है। ये अपन ने बना दिया जिराफ का डायग्राम, पेड़ पे खाना खा रहा है। ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में। स्ट्रेच फीट टोज एंड डेवलप वेब। अब एक्वेटिक बर्ड्स क्या होता है, इनको स्विम करने के लिए कुछ इजीनेस चाहिए। तो इनके जो पंजे हैं, लाइक कुछ यूं मान लो कि ये एक्वेटिक बर्ड का वो है, पंजा मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यूं 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 यूं, ये एक वेब का डेवलप कर लेंगे। तो इससे, जैसे आपने चप्पू देखा होगा, चप्पू भी तो कुछ ऐसा ही होता है। उससे क्या है कि पानी को पीछे धकेलने में हेल्प होती है। तो एक्वेटिक बर्ड्स ने भी अपने जो पंजे थे उनके ऊपर वेब का डेवलप कर लिया। ठीक है। तो इसके तो पानी यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो वो इजीली पानी को पीछे धकेल पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये बोल रहा है कि स्नेक ने है ना, ओवर द टाइम स्नेक का काम क्या है, रेंग रेंग के ही तो चलता है सांप। तो ओवर द टाइम इसमें पाँव का कोई काम नहीं था कि भाई तू चल तो नहीं रहा, सिर्फ रेंग ही तो रहा है। रेंगने में तो बॉडी का काम है, पाँव का क्या काम है। तो ओवर द टाइम उसमें लेग्स का लॉस हो गया। ठीक है। अब डियर्स बिकम गुड रनर्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिम्ब एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। जो डियर होते हैं उनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो गुड रनर क्यों है, ये मान लो डियर है, स्ट्रीमलाइन इसमें बॉडी होगी। इसके अलावा ये गुड रनर है, क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर अगर यदि ये तेज नहीं दौड़ा तो इसका कोई शिकार कर लेगा, इसको शेर या फिर कोई भी एनिमल दूसरा इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग खा जाएगा।
तो ओवर द टाइम एक गुड रनर हो गया। इसके जो लिम्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो गए, ठीक है। इसकी वजह से ये अच्छी रनिंग करने लग गया। इसके अलावा रेक्टाइल क्लोज ऑफ कार्निवोर एनिमल्स, जो कार्निवोर्स है, ठीक है, उनके जो क्लोज है वो रेक्टाइल ऐसे डेवलप हो गए, ठीक है, ऐसे क्लोज, ठीक है। तो वो क्या इजीली है ना ग्रैब कर पाए किसी भी चीज को, अपने शिकार को अच्छे से ग्रैब कर पाए, या फिर मान लो पेड़ पे भी चढ़ रहे हैं तो उस पकड़ अच्छी बनाने के लिए बेसिकली कार्निवोर्स में रेक्टाइल क्लोज का डेवलपमेंट हो गया। उनके पंजे जो आगे से है ना ऐसे अंदर की तरफ मुड़े हुए हुक के जैसे, एक बार फंस गए ना तो वो जो जो भी इसका शिकार होएगा उसका, जो भी जिसको भी ये खाने वाला है वो बच के भाग पाना उसका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये बात कर ली अपन ने लेमार्किज्म के बारे में। लेमार्किज्म की एग्जांपल्स देखने के लिए आप ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हो, एक्वेटिक वेब फिट के लिए ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हो, डियर्स के लिए ऐसा कुछ, स्नेक के लिए ये, और रेक्टाइल क्लोज वो कार्निवोर एनिमल्स में के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, ये ठीक है आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर ये आप ऐसा कुछ डायग्राम बना लोगे तो आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होगी कि लेमार्क लेमार्क ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे, मैंने डायग्राम के थ्रू देख लिया। जैसे कि मैं आपको वेस्टिजियल ऑर्गन, शायद मैंने पढ़ा दिया होगा, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगी। वेस्टिजियल ऑर्गन में भी मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया, ये ह्यूमन बॉडी कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है उनको मार्क कर लो आप। तो अपन अच्छे से देख पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये मुंह में अपने कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, पेट में कौन सा है, मसल्स है, बॉडी में हेयर है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब लेमार्क की बात खत्म होगी, अब अपन बात करते हैं डार्विन के बारे में। डार्विन, उसकी थ्योरी क्या थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। अब डार्विन की थ्योरी क्या है, डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी, डार्विन ने, अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। was proposed jointly by Charles Darwin and A.R. Wallace. This theory was explained by Darwin in his book, डार्विन की बुक कौन सी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये अपने डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ओ सॉरी, आई हैव वन मिस्टेक, ऑन द, ये पूरी बुक का नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इस बुक में इसने थोड़ा बहुत नेचुरल सिलेक्शन को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अब डार्विन उस टाइम में बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट था, और वो इन्फ्लुएंस था दो बुक से। एक बुक तो माल्थस माल्थस नाम के साइंटिस्ट की थी, प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। एक चार्ल्स लेल नाम का साइंटिस्ट है, उसकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, इसके कौन कौन से फीचर्स है, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, इसके कौन कौन से बेसिक मेन फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन, इसके बाद में स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके बाद में वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इतने सारे टर्म्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन के इसने फीचर्स बता दिए डार्विन ने, बट अपन को तो लर्न करना है, तो अपन कैसे लर्न करेंगे कि मान लो कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, पहले उसके नंबर कम थे पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल्स के, यूं मान लो कि इतने ही इंडिविजुअल रह रहे थे, बट ओवर द टाइम ये चाहती है कि मेरी संतति आगे बढ़े, हमारी स्पीशीज का सातत्य बना रहे, जो कि अपने जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन करना चालू कर देगा, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ और बहुत सारी स्पीशीज डेवलप हो गई। ये हो गया ओवर प्रोडक्शन किसी भी पॉपुलेशन में। अब इतना ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो चुका है, तो फूड सोर्सेज सबसे जो बड़ा क्राइसिस इनको देखने को मिलेगा वो है फूड रिसोर्सेज का। खाना मिल गया, सबसे पहले अगर ये पेट भर गया इनका, खाना मिल गया इनको, तो फिर ये देखेंगे रहने के लिए अच्छी जगह मिल रही है क्या इनको, मेटिंग के लिए अच्छा पार्टनर मिल रहा है क्या। तो इतने ज्यादा लोग हो गए तो बेसिकली इन्हीं में झगड़ा होने लग जाएगा रिसोर्सेज को लेके, ठीक है। तो अब इनके बीच में आ गया, पहले ओवर प्रोडक्शन हो गया, इन्होंने नंबर बढ़ा लिया अपना, अब आ गया स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के लिए कि यार जिंदा तो रहना ही है, जैसे तैसे खाना जुगाड़ करना है। और एक बार का जब खाना जुगाड़ हो गया तो ये अच्छे हैबिटाट को तलाशना चाहेंगे, अच्छे पार्टनर को तलाशना चाहेंगे मीटिंग के लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रगल कर रहे थे एग्जिस्टेंस के लिए, अब किसी को कम फूड मिला, मान लो कोई चालू था, इसको कम फूड मिला, तो इसने क्या किया कि कम फूड के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया, ठीक है।
या फिर इसको अलग टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है, कोई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, इसको अलग टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है, इधर अलग है एनवायरनमेंट, इधर अलग एनवायरनमेंट, ये बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से इनमें वेरिएशंस आते रहेंगे, और वो वेरिएशंस आगे की जनरेशन में, मान लो कि यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है नीचे की तरफ, यहाँ पे मान लो कोल्ड क्लाइमेट है, और यहाँ पे ये बीच वाला अर्थ को ही आप अज्यूम करके देखो, बीच वाला है वो हॉट क्लाइमेट है, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइमेट वाले लोग हैं, इन्होंने अपने आप को कोल्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया है। ये आगे अब इसका जो बच्चा होएगा वो भी तो अपने आप को कोल्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाएगा, ठीक है। अब क्या होएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरली कौन सेलेक्ट होएगा, जो एकदम अपने एनवायरनमेंट में एकदम फिट है, ठीक है। कोई भी बीमार है, कोई भी बेचारी चीज है, वो आगे कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, या उसका कभी भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट और फिटेस्ट वन है उसी का नेचुरल सिलेक्शन होएगा, ठीक है, वही आगे सरवाइव कर पाएगा, ये बात हो गई। इसके बाद में मान लो पहले ये एक ही स्पीशीज थी, लेकिन इतने बड़े जियोग्राफिकल एरिया में यहाँ पे अलग टाइप से इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ये वालों ने अपने आप को अलग टाइप से अडॉप्ट कर लिया, तो इस टाइप से एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे लर्न करने हैं, ठीक है, सीक्वेंस में ही अच्छे से याद हो जाएंगे। पहले ओवर प्रोडक्शन हुआ है, फिर स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जिस्टेंस के लिए, खाना वाना नहीं मिल पा रहा है इनको, फिर इनमें वेरिएशन आते रहेंगे, फिर इनकी हेरिडिटी होगी, फिर सर्वाइवल हो जाएगा फिटेस्ट का, उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करती हूँ कि डार्विनिज्म ने भी अपनी थ्योरी दे दी, लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है। डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे हो गया भाई, डार्विन नहीं बता पाया। दिस theory has no satisfactory explanation for the cause, origin and inheritance of variation। ये कोई भी अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई कि वेरिएशंस है उनका इनहेरिटेशन कैसे, एक जनरेशन से आगे वाले जनरेशन में कैसे बढ़े होंगे वेरिएशंस, विविधताएं कैसे आई होंगी, ओरिजिन कैसे हुआ होगा, और कोज कैसे, उसका कारण क्या रहा होगा। अब ये क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि इसका जो जेनेटिक्स का नॉलेज था वो बहुत अच्छा क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एवोल्यूशन के मामले में डार्विन अच्छा था, लेकिन जेनेटिक्स का इसको नॉलेज था नहीं, ठीक है। Darwin is unable to explain why in a population only a few individuals develop useful variation and other have harmful variation। और इसको भी नहीं आना, ये वेरिएशंस तो आ रहे हैं, लेकिन किसी में तो वेरिएशंस आ रहे हैं कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं, किसी में वेरिएशंस आ रहे हैं कि इसको बेचारे को एकदम पता नहीं कर दिया इसका, ठीक है, डी जनरेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ये चीज क्यों हो रही है, वेरिएशन में इतनी डिफरेंस क्यों आ रहे हैं, डार्विन इसको भी नहीं बता पाया, ठीक है। डार्विन वॉज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सोमेटिक एंड जर्म लाइन वेरिएशंस। सोमा क्या होता है, अपनी बॉडी, ठीक है। तो अपनी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है, जो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल्स है, उनको छोड़ के जितनी भी सेल्स होती है उनको अपन बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। उनमें वेरिएशन कैसे आ रहा है, इसके अलावा जर्मिनल वेरिएशन कैसे आ रहे हैं, जर्मिनल वेरिएशन जो अपनी जर्म सेल्स है उनमें वेरिएशन कैसे आ रहा है, जर्म लाइन में जो भी अपने वेरिएशन आया वो तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, सोमेटिक वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वाज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हेरिडिटी। वंशानुगति के बारे में बहुत अच्छे से इसको पता नहीं था, इस कारण इसकी थ्योरीज को बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिले, और उनमें से भी मोस्टली ये देख लो सारे के सारे वेरिएशन के ऊपर है, कि भाई ये वेरिएशन ऐसे क्यों हो रहा है, इसको तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। नेचुरल सिलेक्शन को तो ठीक है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये बताओ ये क्या है, ठीक है। तो ये कहानी थी अपनी डार्विन की। इसके बाद में एक आती है सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी सिंथेटिक थ्योरी को जिसने डिस्कवर किया था, डोबेजेंस्की नाम का साइंटिस्ट था। उसकी बुक थी जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बुक भी ध्यान में रख लो भाई, डोबेजेंस्की नाम के साइंटिस्ट की बुक थी, सिंथेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। प्रोवाइड द इनिशियल बेसिस ऑफ सिंथेटिक थ्योरी। अब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज modern synthetic theory of evolution was designated by Huxley।
हक्सले नाम का साइंटिस्ट, अब पहले तो आई सिंथेटिक थ्योरी, जिसको डोबेजेंस्की नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आपने उसकी बुक का नाम देख लिया। अब हक्सले नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हमें दो साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रख लिए अपन ने। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो दिए हक्सले ने, ठीक है। Some of the important workers who have contributed to the modern synthetic theory are Dobzhansky, Fisher, Haldane और सिविल राइट और अर्नेस्ट मेयर। इसके अलावा ये जीएल स्टिबेंस, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। ये सिविल राइट इफेक्ट और ये सब अर्नेस्ट मेयर की क्या कहानी थी, ये सारे ना आप जब अपने ड्यूरिंग दी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 5 बेसिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दीज आर, अब इसकी ये सिंथेटिक थ्योरी क्या बोल रही है कि 5 बेसिक फैक्टर है इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रोसेस में। अब ये 5 बेसिक फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कि जीन का म्यूटेशन हुआ होगा, चेंजेस इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड नंबर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में और उनके नंबर में चेंजेस देखने को मिले होंगे। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिसेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज सिंथेटिक थ्योरी। सबसे पहले वाली तो जो थी लेमार्क वाली अपन ने बता दी, सबसे एंडिंग में जो आई रिसेंटली आई हुई है वो सिंथेटिक थ्योरी है। सिंथेटिक थ्योरी को सबसे पहले तो एक्सप्लेन किया था डोबेजेंस्की नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिसिग्नेटेड किया था हेक्सले नाम के साइंटिस्ट ने। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब अपन देख रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से वेरिएशन आए होंगे, सॉरी इसमें वेरिएशन की क्या कहानी है, म्यूटेशन की क्या कहानी है, ऐसे फिनोमिना जिनके कारण ओवर द टाइम इवोल्यूशन कोई स्पीशीज है वो इवोल्व करी होगी, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। वेरिएशन कैन बी डिफाइंड एज एनी डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज और अ ग्रुप ऑफ organism of any species. Mutation is the ultimate source of genetic variation. कोई भी जेनेटिक वेरिएशन लाना है तो सबसे इजी अपने पास स्टेप है वो म्यूटेशन है, ठीक है। और वेरिएशन कैन बी डिफाइन एनी डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज। अब अपन बात करते हैं ये म्यूटेशन की कहानी क्या है, ठीक है। म्यूटेशन इज द चेंजेस इन आवर डीएनए बेस पेयर सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच इज यूवी लाइट और मिस्टेक ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब म्यूटेशन क्या बोल रहा है, हुआ कैसे है ये जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन आ रहे हैं। तो अपना जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें अपन जो डीएनए में मैंने ट्रिपलेट कोडोन और जेनेटिक कोड वगैरह की कहानी बताई होगी, तीन तीन के बेस पेयर बने रहते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी चेंजेस आ गया, और ये चेंजेस कैसे आ सकता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइक यूवी रेज आ गई, एक्सेसिव में अपन को सनलाइट से फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपना जो रेप्लिकेशन की कहानी चल रही थी उस टाइम कोई मिस्टेक हो गई अपन से, ठीक है। तो उसके कारण ये डीएनए के जो बेस पेयर सीक्वेंस है वो गड़बड़ा जाएगी और म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। और म्यूटेशन की डेफिनेशन देखो, म्यूटेशन इज अ सडन सडन चेंज है, एकदम अचानक से होएगा। हेरिटेबल मॉडिफिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट। हेरिटेबल मॉडिफिकेशन क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है, ठीक है। The term mutant refer to individual who exhibit these heritable alternations, ठीक है। म्यूटेशन यूजुअली प्रोड्यूस रेसेसिव जीन। म्यूटेशन के कारण यूजुअली तो अपन को रेसेसिव जीन्स ही देखने को मिलते हैं, बट रेयरली ऐसा होता है कि कोई भी डोमिनेंट जीन आ गया तो उसके अपन को बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये म्यूटेशन कौन कौन से टाइप का होता है, तो यूजुअली ये 4 टाइप का म्यूटेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिनको कि अपन नाम से भी अच्छे से पता लगा सकते हैं। कैसे कि देखो, सबसे पहले तो है जीन म्यूटेशन, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, नाम से पता लग रहा है। फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम के अंदर। सोमेटिक म्यूटेशन और जर्म लाइन म्यूटेशन। सोमेटिक का मैंने बताया था और जर्म लाइन का भी मैंने अभी पीछे बताया था। इनके बारे में देखते हैं। डीएनए म्यूटेशन, व्हेन अ म्यूटेशन इन अ डीएनए अकर
occur, it means a change in one or more DNA bases take place, then differentiation proteins are produced which affect an organism trait. एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अगेन आप लाओ भाई, जो अपन जेनेटिक जो कोड के बारे में बात कर रहे थे, मान लो कुछ भी सीक्वेंस बना हुआ है अपने पास, ट्रिपलेट कोड है AAU, अब इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है? ये तो हो सकता है कि ये किसी और को कोड कर रहा हो, ये किसी और को कोड कर रहा हो, ठीक है? इसके अलावा इंसर्शन हो गया कि ए था, अपने पास यहाँ पे जी का इंसर्शन हो गया, मतलब अंदर आके ये भी टपक गया, ठीक है? तो अपना कोडोन तो अलग रीड होने लगा है ना, और एक का इंसर्शन हुआ तो आगे के जितने भी ट्रिपलेट कोडोन थे उन सब का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। या फिर मान लो डिलीशन हो गया, मान लो कि ए यू था, यहाँ पे ए का डिलीशन हो गया, तो ए यू फिर आगे वाले सीक्वेंस पढ़ेंगे अपन तो भी अपने पूरे के पूरे ट्रिपलेट कोडोन का सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है? इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। व्हेन म्यूटेशन अकर इन लेवल ऑफ क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अपने जो क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी म्यूटेशन देखने को मिला तो अपन उसको बोल देंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है डुप्लीकेशन। इसके बाद में आता है सोमेटिक म्यूटेशन। द म्यूटेशन इज बेसिकली अकरिंग इन द सोमेटिक सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रादर देन जर्मिनेटिंग सेल्स। जर्मिनेटिंग को सेल्स को छोड़ के जितनी भी अपनी बॉडी में सेल्स है वो सारी की सारी सोमेटिक सेल्स है, उनमें अगर भी कोई चेंज आ गया तो उसको अपन बोलेंगे सोमेटिक म्यूटेशन है। दिस कोड कोज मेनी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर। अब कैंसर मदर को है तो कोई जरूरी नहीं है कि उससे उसकी प्रोजेनी में फैले, जरूरी क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशन के कारण होता है। अब अपन बात करें जर्मिनल म्यूटेशन। इन जर्मिनल म्यूटेशन द अल्टरेशन इन जर्मिनल सेल्स causes द म्यूटेशन। जर्मिनल सेल्स में अगर ये अपने पास म्यूटेशन हो गया है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो सकेगा। germ cells are the ones that give rise to gametes। germ cells के थ्रू gametes का रिप्रोडक्शन होता है, gametes बनते हैं, ये अपन ने बहुत अच्छे से तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है? जो कि अपना रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था। सो दिस म्यूटेशन कैन बी पास्ड बाय सेक्सुअल मीन्स, मतलब एक जनरेशन से आगे वाले जनरेशन में पास ऑन होता रहेगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा नेचुरल सिलेक्शन को, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म थ्रू विच लिविंग क्रिएचर पॉपुलेशन अडप्ट एंड चेंज। नेचुरल सिलेक्शन ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा लिविंग क्रिएचर या पॉपुलेशन अपने आप को अडप्ट करते हैं और थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है? नेचुरल सिलेक्शन इज अ क्रूशियल स्टेप in evolution process. It claims that a natural chooses animal that can survive and reproduce in changing environment, while those cannot are wiped out. अब नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कैसे कर रहा है? क्योंकि ये दावा कर रहा है कि मैंने नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू कोई भी अगर दी ऑर्गेनिज्म मैंने सेलेक्ट किया है, वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, अपन जितना भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए उसमें भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उस बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर पाएगा, ठीक है? और अगर यदि कोई भी छोटा मोटा मान लो कि एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस आ गया तो उसमें भी वो अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, ठीक है? ये सारे कैरेक्टर किसी भी स्पीशीज में है तो ही वो नेचुरली सेलेक्ट हो पाएगी, ठीक है? Biologists recognize three major categories of natural selection based on its effect on the population over the time. अब नेचुरल सिलेक्शन को ओवर द टाइम अपन ने स्टडी किया, तीन मेजर कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, ठीक है? अभी तीनों मेजर कैटेगरीज कौन सी है इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबल है, नाम से पता लग रहा है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक डायरेक्शन में जाता जा रहा है। डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसमें कोई बाधा आ रही है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है? फेवर इंडिविजुअल पोजेसिंग एन एवरेज वैल्यू फॉर अ ट्रेड एंड आर सेलेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल विद एक्सट्रीम वैल्यूज। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या हो रहा है? टेंड टू फेवर phenotypes in one extreme of the range of variation. फिर disruptive selection favor individual at both extreme of variation. Selection is against the middle of curve. अभी कर्व वाली क्या कहानी है, क्या इनके ग्राफ बनने वाले हैं, इनको देखते हैं, ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन में मैंने सबसे पहले बोला कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। देखो, जो अपना ओरिजिनल जो था कर्व वो है ये,
अब ये स्टेबल ही रहा है, तो ये ओवर द टाइम बढ़ के ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, पीक गेट हायर एंड नेरो। अब ये पीक हाई होती जाएगी और नेरो होती जाएगी कंपेरेटिवली। ठीक है, ये हो गई बात स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबल है, जैसे पहले सिलेक्शन, जिनका पहले सिलेक्शन हो रहा था ओवर द टाइम, उन्हीं का डोमिनेंस होता गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ो। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप दे रखे बने, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो जो फिनोटाइप नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू फेवर्ड होते गए। मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड। अब कोई भी मान लो कि ओवर द टाइम कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में अपने पास डिस्टरबेंस आ रहे हैं, तो जो मीडियम साइज के ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, यहाँ वाले मान लो उनका ओवर द टाइम सिलेक्शन होता गया, तो अपन ऐसे ही तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। छोटे बड़े वाले एनिमल्स का नहीं होता जा रहा था सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में बता दिया कि उसकी पीक है ना, बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ। पीक बढ़ती जा रही है, लेकिन ये वाला एरिया नहीं बढ़ता जा रहा, तो इसकी ये नेरो भी होता जाएगा, संकरा भी होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्शनल सिलेक्शन। पहले ये था ऐसा, ठीक है, लेकिन ये पीक यहाँ पे पीक बन रही थी, अब ये पीक शिफ्ट होती जा रही है इस वाले डायरेक्शन में। ये हो गया अपना डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब अपन बात करते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव क्या कर रही है, दो पीक बन रही है, एक तो ऐसे वाले करेक्टर को भी सपोर्ट कर रही है, या ऐसे वाले करेक्टर को भी सपोर्ट कर रही है। इनके इंटरमीडिएट करेक्टर को नहीं सपोर्ट करा, कम या ज्यादा वाले को भी नहीं सेलेक्ट करा, तो इसमें क्या हो गया, दो पीक बन गई। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में अपन कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन का सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली अपन को देखने को मिला है, वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अब ये क्या है, दिस फिनोमिना वाज स्टडीड बाय कोई केटवेल नाम का साइंटिस्ट था, केटवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने स्टडी करा था। अ, ठीक है, इसके बाद में बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द डल ग्रे फॉर्म ऑफ पेपर्ड मोथ बिस्टन बेटुलेरिया, पेपर्ड मोथ का नाम भी ध्यान रख लेना, बिस्टन बेटुलेरिया was dominant. Then Carbonaria from Blake was rare because it was susceptible to predation by birds. The reason was that it was conceptually visible while resting on tree tongues. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान और उससे पहले की क्या कहानी थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था मान लो, तो उस टाइम एनवायरनमेंट क्या था, एकदम अपना क्लीन था। ठीक है, यहाँ पे ये अपना क्लीन एनवायरनमेंट है, इस वाले एनवायरनमेंट में मान लो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण उद्योग तो बहुत सारे बड़े, लेकिन उन्होंने पोल्यूशन भी उसी लेवल पे फैलाया। ठीक है, तो अपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया। ये वाला पहले, उससे पहले अपना एनवायरनमेंट एकदम क्लीन होता था। तो अब यहाँ पे जो अपने पेपर मोथ है वेस्टर्न बेटुलेरिया, साफ एनवायरनमेंट है, तो व्हाइट वाले तो बर्ड्स को दिख नहीं रहे थे, लेकिन जो ब्लैक वाले थे उनको बर्ड्स इजीली देख पा रहे थे। बर्ड्स इजीली कैच कर ले, देख, इनको डिटेक्ट कर लिया तो इजीली इन पे फीड कर पाएंगे। तो व्हाइट वाले का नंबर ज्यादा था, ब्लैक वाले का कम था। फिर क्या हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, पोल्यूशन बढ़ा। ठीक है, तो पोल्यूशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपने व्हाइट वाले थे, अब एनवायरनमेंट ही अपना पूरा ब्लैक हो गया। तने वने जो जहाँ पे ये मोथ रहते थे, पेड़ के तने वने, ये सारे काले पड़ गए। तो ब्लैक वाले तो इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा बर्ड, व्हाइट वालों को इजीली डिटेक्ट कर लिया, तो व्हाइट वालों पे ज्यादा फीड करने लग गए। व्हाइट वालों के नंबर कम हो गए। ब्लैक वालों पे फीड नहीं कर पाए क्योंकि वो इजीली नहीं दिखते थे कम व्हाइट वाले के कंपेयर में, तो ब्लैक वालों का नंबर बढ़ने लग गया। ठीक है, इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। द ड्रग विच एलिमिनेट पैथोजेंस बिकम इनफेक्टिव इन इन द कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज दोज individual of pathogenic species which can tolerate them survive and flourish to produce tolerant population। ठीक है, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक चीज यहाँ पे दी हुई थी, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले जीन फ्लो होता क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, अपन को इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, जीन फ्लो हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है ये। Gene flow is the transfer of genetic material, including genes and allele, between populations through migration or interbreeding. It can introduce new genetic variations.
इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर रहा है, फैसिलिटेशन दी स्प्रेड ऑफ एडवांटेजियस ट्रेड्स। इसके बाद अपन देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर टू रैंडम फ्लक्चुएशंस इन एलील फ्रीक्वेंसी विद इन अ पॉपुलेशन ओवर द टाइम। ओवर द टाइम कोई भी एक पॉपुलेशन है उसके एलील्स में, एलील फ्रीक्वेंसी में किस टाइप से फ्लक्चुएशंस अपन को देखने को मिल रहे हैं, किस टाइप से मेजर चेंजेस अपन को देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इट अकर ड्यू टू चांस ऑफ it occurred due to chance events and has a stronger impact on smaller population. Genetic drift can lead to loss or fixation of certain alleles, reducing genetic diversity. जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हुए किसी भी एलील को या तो ज्यादा बढ़ावा दे देंगे या फिर उसको फिक्स कर देंगे कि ये एलील की फ्रिक्वेंसी सही है, इस पॉपुलेशन में ये अपन को ज्यादा देखने को मिलेगा, ये कैरेक्टर डोमिनेंट होएगा या रिसेसिव होएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। ये जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जीन फ्लो कैन counteract the effect or genetic drift by introducing new genetic variation into a small population, helping to maintain genetic diversity. Conversely, genetic drift can hinder gene flow by reducing the number of individual available migration or interbreeding. ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट था, उसका प्रिंसिपल आया, उसको अपन हार्डी-विनबर्ग नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी दी। अब ये हार्डी-विनबर्ग क्या बोल रहा है, एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें मान लो सबसे पहले अगर ये आप इसको इजी लैंग्वेज में देखना चाहो, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि मेरे पास ये एक फैक्ट्री है, इसमें मैंने बनाए 7 पेयर शूज बनाए हैं मैंने ब्लैक कलर के, 7 पेयर ही शूज मैंने बनाए हैं वाइट कलर के, तो मेरा दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1। अब ये रेशियो ओवर द टाइम मेरे को कांस्टेंट ही रखना है। मान लो ओवर द टाइम मेरा मेरा प्रोडक्शन रेट बढ़ी, तो मैंने 14 ब्लैक शूज का वो बना दिए फैक्ट्री में, और 14 ही मैं वाइट शूज बनाऊंगी, तो मेरा रेशियो तो 1/1 का ही रहा ना। ये रेशियो स्टेबल और कांस्टेंट रहना चाहिए हर एक जनरेशन में। ठीक है, इस जनरेशन में जितना रेशियो है उसके रेस्पेक्ट में इस वाली जनरेशन का रेशियो भी वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपन शूज की जगह आप है ना इमेजिन करके देखोगे कोई स्पेशीज है, उसके कैरेक्टर्स डोमिनेंट और रेसेसिव वाले, उनका रेशियो भी यही रहना चाहिए। ठीक है, उनकी एलील फ्रीक्वेंसी का रेशियो यही रहना चाहिए। द जीन पूल टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट। ठीक है, जीन पूल में टोटल जितने भी जीन है और उनके एलील है पॉपुलेशन में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। सम टोटल ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज 1। जितनी भी एलील फ्रीक्वेंसीज है उनको अगर भी अपन जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के ऊपर ही 1 ही रहेगा वो। ठीक है, अब हार्डी विनबर्ग ने पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए दो अपनी इक्वेशन दी। पहली इक्वेशन क्या बोल रही है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये P क्या है और Q क्या है। P तो डिनोट कर रहा है डोमिनेंट एलील को, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। Q वाला है वो रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने मान लो कि ये ब्लैक वाला कलर डोमिनेंट है, व्हाइट वाला कलर डोमिनेंट रेसेसिव है। ठीक है, तो अगर ये मैंने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम किया तो हमेशा एक होएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी दूसरी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करना है। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेना। पी स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। इसके अलावा ये जो क्यू स्क्वायर है ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव एलील्स। ठीक है, पी वाला हमेशा डोमिनेंट के बारे में बात करेगा, अगर ये पी स्क्वायर है तो वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की। क्यू वाला क्या बात कर रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव एलील के बारे में। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब 2PQ और क्या आ गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, जो भी जितने भी हेट्रोजाइगट इंडिविजुअल्स है उनकी फ्रीक्वेंसी किस टाइप से रहेगी उसके बारे में बताएगा। ठीक है,
इसके बाद में अपना जो ये चैप्टर है, इसका लास्ट पॉइंट है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन का इवोल्यूशन ओवर द टाइम कौन से एरिया पे हुआ होगा, कैसे कौन कौन से स्पीशीज बनते 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 अपना जो ह्यूमन है होमोसेपियंस उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, इसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ मेन प्रोबेबली टुक प्लेस इन द सेंट्रल अफ्रीका। ऐसा माना जा रहा है अभी तक कि सेंट्रल अफ्रीका में मेन का इवोल्यूशन हुआ होगा। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेट्स दैट द ह्यूमन डेवलप फ्रॉम प्राइमेट्स और एप लाइक एंसेस्टर। ह्यूमन इवोल्यूशन प्राइमेट्स या एप जैसे एंसेस्टर से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होगा। एक शब्द आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी Anthropology is the study of human evolution and culture. It deals with the fossils of prehistoric and living man। ठीक है, जितने हमने पहले अपना ह्यूमन एवोल्यूशन किस टाइप से हुआ होगा, ह्यूमन का कल्चर क्या क्या रहा होगा उस एवोल्यूशन के टाइम में। ठीक है, उनके फोसिल्स किस टाइप से रहे होंगे और अभी तक अपने लिविंग मेन के बारे में ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं। जैसा भी अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे एक सब्जेक्ट और होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसमें अपन ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? The fossils of pre-human and ancestral human form are obtained from widely diverse regions of Africa, Asia, Europe, which are indicate that humans' center of origin was probably in Asia and Africa. Pre-human evolution include origin of mammals and origin of primates. प्री ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन से पहले वाले एवोल्यूशन में अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? जैसे मेमल्स का ओरिजिन कैसे हुआ होगा ओवर द टाइम, वो कैसे इवॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा प्राइमेट्स हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ होगा। तो जब अपन ज्योग्राफिकल अपनी टाइम स्केल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अपनी बुक में थोड़ी बहुत मेंशन की हुई है लेकिन अपने सिलेबस में मेंशन नहीं की हुई है, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं है। तो उसमें भी अपन हर एक स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कैरोलस लीनियस नाम का साइंटिस्ट आया। इसने क्या किया? गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ होमोसेपियंस टू मैन। ठीक है, इसने कैरोलस लीनियस ने अपना जो अपन अपन इंसान है इनका नाम होमोसेपियंस दिया था। ठीक है, जो कैरोलस लीनियस है इसी ने पहले नामकरण पद्धति के बारे में बताया था, नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ठीक है, और सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अपनी नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। ठीक है, the primate originated in the beginning of the tertiary period include prosimian। प्रोसिमियंस में क्या आते हैं? लेमूर्स आते हैं, टार्सियर्स आते हैं और इससे मिली जुली फॉर्म्स आती है। इसके अलावा एंथ्रोपोइड्स, एंथ्रोपोइड्स में क्या क्या आता है? मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं और ह्यूमन आते हैं। They are descended from a small rodent-like or insectivorous mammals evolved about 80 million year ago। लगभग 80 मिलियन साल पहले जो अपने रेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस एनिमल्स थे और रोडेंट लाइक एनिमल्स थे छोटे छोटे, उनसे पहले प्रोसेमियस एंथ्रोपोइड्स वगैरह डेवलप हुए होंगे और फिर अपन सबसे एंडिंग में अपन डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेन वर एक्सप्लेन अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। अब अपन को मान लो कि ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करना है, तो ये कोई छोटी मोटी कहानी तो है नहीं, बहुत लंबी कहानी है। बहुत अलग अलग टाइप के बीच में ह्यूमन जैसे बंदर जैसे कोई चीजें आई होंगी, फिर वो इवोल्व होते 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 मैन बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एप मैन से पहले की क्या कहानी थी, प्रियर टू एप मैन। इसके बाद में एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, एप मैन और प्री हिस्टोरिक मैन की क्या कहानी है। फिर अपन देखते हैं जो ट्रू मैन है, अपन को मिला के अपन मॉडर्न मैन है ना, अपन को मिला के जो ट्रू मैन है उनकी क्या कहानी रही होगी। ठीक है, इन तीनों हेडिंग में अपन जितने भी ह्यूमन की डेवलपमेंटल की स्टेजेस है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रियर टू एपमेन। एपमेन से पहले कौन कौन से ह्यूमन जैसी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें अपन नाम ध्यान रख लो, यही बहुत है। एज सच मुझे कुछ क्वेश्चन बनने लायक चीज लगी नहीं। बाकी हाँ, ह्यूमन एवोल्यूशन को आपका टास्क है ह्यूमन एवोल्यूशन को एक बार क्या करना है,
अपना ह्यूमन एवोल्यूशन है, इसको बहुत अच्छे से एक बार बुक से पढ़ना है, बुक की लाइन टू लाइन। अब यहाँ पे मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। तो इतना लेंदी नहीं पढ़ने के लिए आपको बुक की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए ह्यूमन एवोल्यूशन की, ठीक है। इतनी मोर देन सफिशियंट है। बाकी मेरा काम तो ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ाना है ही, तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है। एपमैन से पहले की क्या कहानी आई थी? प्रोप्लियोपिथेकस आया सबसे पहले, उसके बाद में एजिप्टोपिथेकस आया, ठीक है। एजिप्टोपिथेकस के बाद में आया ड्रायोपिथेकस। प्रो एजिप्टो ड्रायो, ठीक है। प्रोप्लियोपिथेकस, एजिप्टोपिथेकस, इनको ऐसे ऐसे कोई ट्रिक बना के रखोगे याद, फिर भूल जाओगे। आई डोंट थिंक ये कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है कि ट्रिक वगैरह याद बना करके रखो फिर आप याद करो। पहले ट्रिक को याद करो, फिर इसको याद करो। इसके बजाय तो डायरेक्ट ही इनको याद कर लो, ठीक है। प्रोप्लियो एजिप्टोपिथेकस, एजिप्टो के बाद आया ड्रायोपिथेकस, ठीक है। अब जो ड्रायोपिथेकस है उसका इवोल्यूशन बोल रहे हैं लगभग 15 से 20 मिलियन ईयर अगो हुआ होगा, ठीक है। रिगार्डेड एज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे एप्स एंड मेंस, ठीक है। दे वर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले थे। स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, मोस्टली टाइम अपना ट्रीज पे ही स्पेंड करना पसंद करते थे, मतलब ट्री ड्वेलर्स भी थे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इन मियोजीन इपोक, मियोजीन इपोक में इनका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ होगा। सेमी इरेक्ट पोस्चर, सेमी इरेक्ट पोस्चर ये आधे मतलब सीधे खड़े हो पाते थे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और क्वाड्रापेडल लोकोमोशन, क्वाड्रापेडल 4 पाँव से लोकोमोशन करते थे। फोर लिम्स लॉन्गर देन हैंड लिम, ठीक है। या- ये फोर लिम्ब लंबे, हैंड लिम्ब थोड़े छोटे हैं, और थोड़े थोड़े सीधे खड़े होने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवर द टाइम ये सीधे खड़े होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, प्रियर टू एपमैन में अपन ने प्रोप्लियो, एजिप्टो, ड्रायोपिथेकस के बारे में देख लिया। इसके अलावा शिवा और रामापिथेकस के बारे में भी देखना है, ठीक है। अब देखो प्रो का नाम तो पहले ही याद रह जाएगा, प्रो पहले आ रहा है, ठीक है। प्रोप्लियो बाद में इजिप्ट नाम की कोई जगह थी, वहां पे कुछ फोसिल्स मिले होंगे, उसके बिहाफ पे अपन ने इजिप्टोपिथेकस रख दिया। फिर इमेजिन करो इजिप्टोपिथेकस में वो कुछ ड्राई टाइप के लोग रहे होंगे, रूखे सूखे लोग रहे होंगे, तो अपन ने ड्रायोपिथेकस रख दिया। फिर जब ड्रायोपिथेकस को देख रहे थे तो अपन को डर लगने लगा, तो फिर अपन भगवान को याद करने लग गए, ठीक है। तो शिवापिथेकस, रामापिथेकस आ गए, ठीक है। इस टाइप से आप इनको लर्न कर सकते हो। Shivapithecus, the fossils was discovered from middle and late Pliocene rocks in Shivalik hills of India, hence named Shivapithecus. आपने जो इंडिया की शिवालिक हिल्स है वहां पे अपन को इसके फोसिल्स देखने को मिले, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया ये शिवापिथेकस है। अब रामापिथेकस की क्या कहानी है? It has been established that in the late Miocene epoch, Dryopithecus gave rise to Ramapithecus. ठीक है, जो Dryopithecus अपन ने पढ़ा था उससे Ramapithecus बने होंगे, ठीक है। Was the direct line of human evolution. Ramapithecus survived from late Miocene to Pliocene तक ही survive कर पाए थे. Appeared about 14 to 15 million year ago. Fossils of Ramapithecus was discovered by Edward Lewis फ्रॉम प्लियोसिन रॉक्स ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। अब शिवालिक हिल्स के ऊपर ही अपन को शिवापिथिकस मिले थे, शिवालिक हिल के ऊपर ही एडवर्ड लुइस नाम का साइंटिस्ट था, उसको रामापिथिकस के फोसिल्स मिले, ठीक है। अब अपन ने सबसे पहले एपमैन के पहले की क्या कहानी थी वो देख ली। अब अपन एपमैन के बारे में देख रहे हैं और प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में देख रहे हैं। इसमें अपन अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रोप्लियोपिथेकस देख लिया, इजिप्ट घूमने गए, इजिप्टोपिथेकस देख लिया। फिर अपन कुछ ड्राई ड्राई दिख रहा था अपन को, ड्रायोपिथेकस देख लिया। फिर अपन शिवालिक हिल्स पे गए इंडिया के, तो अपन ने शिवापिथेकस, रामापिथेकस देख लिया, ठीक है। इसके बाद में अपन एपमेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब अपन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं मान लो, ऐसे अपन को विजुअलाइज करना पड़ेगा अजीब गरीब नामों को, तभी अपन इजीली लर्न कर पाएंगे। तो अपन ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस देख लिया, ये फर्स्ट एप मेन है, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एविडेंसेस सो दैट दे हंटेड विद स्टोन।
स्टोन के साथ ये हंटिंग करने लग गए थे। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 350 से 480 सीसी के बीच में देखने को मिली। इट वॉज एन एप मैन बिकॉज इट हैड मेनी कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड एप्स। एप मैन क्यों बोला है कि एप के भी कैरेक्टर है, मैन के भी कैरेक्टर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। नाम से ही पता लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को अपन फर्स्ट एप मैन बोल रहे हैं। ये चीज अगर ये अपन को ध्यान में रह गई, ठीक है, तो इसके थ्रू अपन बात कर सकते हैं कि एप और मैन के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन रही होगी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रही होगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एप के भी करेक्टर है और मैन के भी करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन होमो हेबिलिस की। होमो हेबिलिस के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो हेबिलस के बाद में आया होमो इरेक्टस। इरेक्टस नाम जहां भी आ जाए तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा इसका बॉडी पोस्चर सीधा होने लग गया था, ये थोड़ा सीधा खड़ा रहना सीख गया था। इतनी देर तक तो ये 4 पाँव वाले लोग थे, ठीक है, लगभग ये 4 पाँव पे लोकोमोशन करते थे। अब होमो इरेक्टस, द फोररनर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। अब इसमें देखो क्या है, इन द मिडल Pleistocene period, Australopithecus were succeeded by large brain from which were described under the name Pithecanthropus of Java और Java man। अभी होमो इरेक्टस वाली जो जानवर या इंसान जैसा कुछ दिख रहा है, इसको अपन ने, इसके अपन को 3 फॉसिल्स देखने को मिले हैं। इनके नाम अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये तीनों फॉसिल्स किसके हैं, होमो इरेक्टस के हैं। कौन कौन से हैं, जावा एपमेन है, इसके अलावा पेकिंग मैन है, इसके अलावा हिडलबर्ग मैन है। ये 3 फॉसिल्स होमो इरेक्टस के अपन को देखने को मिले हैं। अब ये जावा मैन है, इसको का नाम अपन ने रख दिया होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है। पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस याद रहे तो ठीक है, नहीं तो होमो इरेक्टस इरेक्टस तो रह ही जाएगा यार। होमो इरेक्टस का पहला फॉसिल है होमो इरेक्टस इरेक्टस, जिसको कि अपन जावा मैन बोल रहे हैं। जावा एक जगह है, वहां पे इसके अपन को फॉसिल्स मिले थे, ठीक है। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 940 सीसी के आसपास की थी, इंटरमीडिएट बिटवीन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस और मॉडर्न मैन। अपने अपन मॉडर्न मैन है, अपनी क्रेनियल कैपेसिटी अपन को यूजुअली 1300 से 1600 के बीच देखने को मिलती है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 600 टू 700। अब इनकी इंटरमीडिएट स्टेट है, उनको अपन बोल रहे हैं जावा मैन, ठीक है। इट वॉज मोर देन 5 फीट टॉल विद skeleton मच लाइक आर्स। He was the first prehistoric man to make use of fire, hunting, defense और cooking। ठीक है, ये पहला प्री हिस्टोरिक मैन था जिसने कि फायर का यूज करना सीख लिया था, हंटिंग वगैरह करके खाने लग गया था, खुद को डिफेंस करने के लिए भी आग जलाना सीख लिया था, खुद को डिफेंस करने के लिए अलग अलग टाइप के टूल्स भी डेवलप, अच्छी तरह के टूल्स डेवलप कर लिए थे, और खाना पका के खाता था, कच्चा ही नहीं खा जाता था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरे फोसिल के बारे में, दैट इज पेकिंग मैन, होमो इरेक्टस पेकिनियंसिस, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम तीसरा नाम अपन को नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। These pre-apes lived, ये लगभग इतने साल पहले रहता था, ठीक है। कितने ये 5 लाख, 2 से 5 लाख साल पहले तक कहीं ये पाया जाता था। अब इसकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 1075 सीसी के आसपास थी, ठीक है। अब इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज को लर्न कर पाओ तो अच्छा है, नहीं लर्न कर पाओ तो एटलीस्ट जो अपने बुक में दी हुई है वो अपन को बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इसके बाद में अपना जो होमो इरेक्टस का लास्ट वाला था फोसिल्स, उसके बारे में बात करते हैं। जावा और पेकिंग मैन के बारे में बात कर ली, अब अपन बात करते हैं हिडलबर्ग मैन के बारे में। हिडलबर्ग मैन, द जो इज लार्ज एंड हैवी, लेग्स चिन, क्रेनियल कैपेसिटीज की लगभग 1300 सीसी के आसपास की थी, ठीक है। तो अपन को एपमैन में पहले अपन गए ऑस्ट्रेलिया, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में 3 टाइप के अपन को फोसिल्स देखने को मिले हैं, जावा मैन, पेकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मॉडर्न मैन के बारे में, जो कि अपने आज का लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन। अब इसमें 3 टाइप के मैन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले निएंडरथल वाले मैन आए होंगे,
ठीक है। निएंडरथल एक वैली थी, कोई एक कंट्री है जर्मनी, वहां पे देयर फोसिल्स वर फाउंड इन द निएंडरथल वैली इन जर्मनी। जर्मनी में अपन को इनके फोसिल्स देखने को मिले, तो अपन ने उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया निएंडरथल मैन। द क्रेनियल कैपेसिटी वाज अबाउट 450 सीसी के आसपास की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, ऑलमोस्ट इक्वल थी मॉडर्न मैन की, ठीक है। दे वर क्वाइट इंटेलिजेंट एज दे टू यूज टू कंस्ट्रक्टेड टूल्स। अब इनके टूल्स का और भी ज्यादा डेवलपमेंट होने लग गया। दे बुरिड देयर डेड बॉडीज एंड कुड परफॉर्म सेरेमनीज एज वेल एज कंस्ट्रक्टेड हट लाइक ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मान लो कि कंपेरेटिवली इनकी क्रेनियल कैपेसिटी ह्यूमन के लगभग है, ठीक है। तो ये थोड़े इंटेलिजेंट तो होंगे औरों की कंपेयर में। तो ये घर बना के रहने लग गए थे, हट जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए थे अपन, और इनमें रिचुअल्स भी स्टार्ट होने लग गए थे। जैसे कि कोई भी ह्यूमन है जिस धर्म से बिलोंग करता है, उसके अपने रिचुअल्स है, उनको वो फॉलो करता है। तो डेड बॉडीज को बूरने लग गए थे बेसिकली, मतलब खड्डा खोद के उसमें डेड बॉडीज को रखने लग गए थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सेरेमनीज होती थी इनके यहाँ पे, बहुत सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करने लग गए थे, ठीक है। इसके अलावा ये घर वर बना के रहने लग गए थे, इनके टूल्स थोड़े से ज्यादा डेवलप हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में निएंडरथल के बाद में आता है क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन में क्या, फोसिल्स वर डिस्कवर्ड अबाउट 1868 फ्रॉम क्रो मैग्नन रॉक्स टू फ्रांस मैक जॉर्जर बाय मैक जॉर्जर नाम का तो एक साइंटिस्ट है। फ्रांस में एक रॉक का नाम है क्रो मैग्नन, ठीक है। फ्रांस में वहां पे डिस्कवरी हुई थी, इसलिए उस जगह के हिसाब से अपन ने नाम रख लिया। तो आप जब ह्यूमन एवोल्यूशन को लर्न करो तो बेसिकली देखना, अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर अपन ने ये देखा, फिर सेकेंड में अपन ने ये देखा, फिर ट्रू मैन में अपन ये देखने लग गए। अपन पहले निएंडरथल वैली जर्मनी में घूमने चले गए, फिर फ्रांस घूमने चले गए, क्रो मैग्नन मैन को देख लिया वहां पे, और फिर अपन आ गए दैट इज मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। अब ये जो क्रो मैग्नन मैन थे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी लगभग 1650 ऐसे के आसपास। क्रो मैग्नन मैन फर्स्ट स्टार्टेड केव पेंटिंग एज वेल एज हंटिंग विद डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। अब इन्होंने और ज्यादा केव केव में रह रहे तो पेंटिंग करने लग गए, वो हंटिंग कर ही रहे थे, अपने कुत्ते वुत्ते भी पालने चालू कर दिए, ठीक है। मतलब जानवरों को इन्होंने डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया, जानवरों को पालने लग गए खुद के स्वार्थ के लिए, ठीक है। मॉडर्न मैन या होमो सेपियंस सेपियंस, इसका नाम सबको पता ही होना चाहिए और होपफुली पता होगा भी, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट लगभग 10,000 साल पहले। ये एशिया और उसके नियर जो कैस्पियन सी है वहां पे सबसे पहले अपीयर हुए होंगे। दे हैव क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट लगभग 1300 से 1600 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है। दे हैव डेवलप्ड साउंड इनटू वर्ड्स। अब इतनी देर तक तो किसी में भी साउंड तो ये निकाल सकते थे, लेकिन प्रॉपर वर्ड्स जो अपन कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं वो इनमें डेवलप नहीं होते, लेकिन अपन मॉडर्न मैन में ये डेवलप हो चुके थे, ठीक है। अब देखो, अपना ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, ये तो बेसिक सी चीजें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में अपन को जितनी पढ़नी थी पढ़ ली। फिर अपन ने इनको 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया। प्रियर टू एपमैन में अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले प्रो प्लियोपिथेकस, फिर अपन इजिप्ट गए, फिर वहां पे ड्राई ड्राई लोग दिखे, ठीक है। तो ड्रायोपिथेकस के बारे में बात कर ली। फिर अपन इंडिया आ गए कि यार क्या ही है इजिप्ट में, कहानी समझ नहीं आई, ठीक है। तो अपन शिवालिक हिल्स के ऊपर गए, तो अपन को शिवापिथेकस रामापिथेकस दिख गए। फिर एपमैन के बारे में अपन पढ़ने लगे, तो ऑस्ट्रेलिया घूमने गए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिख गए अपन को। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बाद में अपन को होमो हैबिलिस दिखे, ठीक है। हैबिटाट से याद कर लो कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बाद उनका हैबिटाट था होमो हैबिलिस, ठीक है, ऐसा कुछ। होमो इरेक्टस थोड़े थोड़े सीधे खड़ा होना सीख गए थे, ठीक है। होमो इरेक्टस आ गए। अब होमो इरेक्टस में अपन ने इसके 3 टाइप के फोसिल्स के बारे में पढ़ा, जावा मैन, पेकिंग मैन, हेडलबर्ग मैन, इनके बारे में ध्यान रख लेना है अपन को, ठीक है। फिर एंडिंग वाली कहानी आती है ट्रू मैन के बारे में पढ़ने के बारे में। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे नियंडरथल मैन के बारे में। नियंडरथल एक वैली थी, सबसे पहले अपन घूमने जा रहे हैं, पहले जर्मनी घूमने गए, वहां पे नियंडरथल वैली थी, वहां घूमने गए तो अपन को फोसिल मिल गए नियंडरथल मैन, ठीक है। फिर अपन गए फ्रांस घूमने, अपन को वहां पे क्रोमैग्नन रॉक्स दिखी, वहां पे अपन ने बोल दिया कि अपन को क्रोमैग्नन मैन है यहाँ पे। फिर अपन आ गए मॉडर्न मैन, ठीक है। तो इतनी सी इवोल्यूशन की कहानी थी। बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है इसको, क्योंकि ये एज सच कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल ही कवर कर रहा है, लेकिन अपने आप में कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है।